आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन डिमांड ऑफ यू। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं ऑन बफर सॉल्यूशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अभी हम लोग अगले आधे घंटे में कंप्लीट बफर सॉल्यूशन देखेंगे और उससे रिलेटेड एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। आपको जेई मेंस, एडवांस, नीट, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना हो और इवन बोर्ड भी देना हो तो भी वो सारे टॉपिक कवर्ड हैं, एक भी टॉपिक छोड़ा हुआ नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जो बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन का अगर हम लोग डेफिनेशन समझने का कोशिश करें तो डेफिनेशन में क्या बोला जाता है कि आप कोई भी सॉल्यूशन लेकर के आओ, टेक एनी सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें खुद में पीएच के चेंज को रेजिस्ट करना चाहिए। जैसे आप कोई सॉल्यूशन ले लिया और उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड कर दिया या थोड़ा सा बेस ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करने, जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हम थोड़ा सा एसिड ऐड कर दें, तो एसिड ऐड करने से सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना चाहिए और सॉल्यूशन का पीएच कम हो जाना चाहिए। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, बट देयर आर सम सॉल्यूशन, कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करो तो पीएच चेंज ही नहीं होता। ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं बफर सॉल्यूशन, बिकॉज इट कंटिन्यूअसली रेजिस्ट इन चेंज इन पीएच। So that is the definition. Any solution which resist in change in pH is known as buffer solution. ये तीन तरीके का होता है: एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड मिक्स्ड बफर। जो मेनली हमारे कंपटीशन एग्जाम में एंड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन बफर, वो मेनली होते हैं एसिडिक और बेसिक बफर के। तो एसिडिक एंड बेसिक बफर को हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। मिक्स्ड बफर भी देखेंगे बट थोड़ा सा उसके क्वेश्चन कम आते हैं तो उसी हिसाब से उसको देखने वाले हैं। आपको जब बोला जाता है कि हमारे पास एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो उस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारे पास एक वीक एसिड होगा और उस वीक एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें, डेफिनेशन क्या है, इट कंटेन्स वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस और इट्स कॉन्जुगेट बेस उस सॉल्यूशन में होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसिडिक बफर बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एसिटिक एसिड ले लें तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है और इसका अगर हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो सॉल्ट हम लोग ले लिए सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट बना कैसे होगा, तो सोडियम एसिटेट बनेगा बाय द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिटिक एसिड खुद क्या है, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि टेक अ सॉल्यूशन विच कंटेन वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका उस वीक एसिड से टाइट्रेशन करा करके हमने सॉल्यूशन बना लिया। आपके सॉल्यूशन में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा डेफिनेशन वाला पार्ट कि हमें एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन वही बोलेंगे जिसमें वीक एसिड हो और उसका सॉल्ट सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन में आपका वीक एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस होना कंपलसरी होता है। अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमें मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन आई गेस सबको पता होगा। हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला वही पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो इक्वेशन होता है इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। अब इसका डेरिवेशन करना है, देखो। तो डेरिवेशन के दौरान हम लोग क्या बोलेंगे, चलो मेरे पास जो बफर सॉल्यूशन है उस बफर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास वो C1 मोलर है। उसी सॉल्यूशन में उसका सॉल्ट भी लिया हुआ है विद स्ट्रॉन्ग बेस। उस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2 मोलर है। ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना, C1 मोलर, एंड सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना, C2 मोलर। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सोडियम एसिटेट ले आते हो तो सोडियम एसिटेट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब ये है कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन में 100% ब्रेक करेगा। कई बार होता है ऐसा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लाइक वीक एसिड और वीक बेस, और ऐसे भी सॉल्ट है जो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो उनको अगर हम लोग पानी में घोलें तो वो 100% नहीं टूटते। जैसे अगर आप बेरियम सल्फेट ले लो, बेरियम सल्फेट को पानी में घोलो,
अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिया हुआ है बेरियम सल्फेट का, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि बेरियम सल्फेट का कंप्लीटली 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाए। तो ऐसे स्पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो सोडियम एसिटेट है दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% टूटेगा। मतलब अगर आपने सॉल्यूशन में सोडियम एसिटेट का C2 मोलर ले रखा है तो सॉल्यूशन फेज में ये सॉल्ट पूरा ब्रेक कर जाएगा, जिसमें एसीटेट आयन जो बन रहा है इसका आपको कितना मिलेगा, C2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, एंड ऑल्सो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, C2 मोलर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट पूरा टूट चुका है सॉल्यूशन में, जिसमें एसिटेट आयन एंड सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है। नाउ वी टॉक अबाउट द वीक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को बोल ही रहे हो वीक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, कुछ परसेंट डिसोसिएशन होता है। 100% ना होने की वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मान लेते हैं कि ये जो एसिटिक एसिड स्टार्टिंग में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब हमने घोला था तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C मोलर था, C1 मोलर था। अब सॉल्ट हमारा ऑलरेडी डिसोसिएट कर चुका है। सॉल्ट के डिसोसिएट करने से एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना हो चुका है, C2 मोलर हो चुका है एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये एसिटिक एसिड ढूंढना स्टार्ट कर लिया। मान लेते हैं कि एसिटिक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, C1 इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, मतलब हमारा स्टार्टिंग में C1 रहा होगा, टूट कितना गया, C1 अल्फा वाला कॉन्सेंट्रेशन हमारा डिसोसिएट कर गया। अब ये डिसोसिएट कर गया तो हमारा जो बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू टी पे कुछ टाइम के बाद जो बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा वो कितना होगा, C1 माइनस C1 अल्फा। तो C1 हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, C1 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब ये जो एसिटेट आयन है वो पहले से C2 मोलर लिया हुआ है, C1 अल्फा अब यहां से बन जाएगा, बिकॉज अगर एसिटिक एसिड का x मोल खर्चा हुआ तो एसिटेट आयन का x मोल बन जाएगा। तो यहाँ पे एसीटेट आयन का जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन हमको मिल गया सॉल्यूशन में दैट इज C2 प्लस C1 अल्फा। ना अब यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन में दो कंपाउंड लिए थे, एक तो हमने सॉल्ट लिया हुआ था और दूसरा लिया हुआ था वीक एसिड, और दोनों के डिसोसिएशन के बाद एक ऐसा आयन जनरेट हो रहा है जो दोनों में कॉमन है। जैसे सॉल्ट डिसोसिएट हुआ तो एसीटेट आयन जनरेट कर रहा था, एसिटिक एसिड डिसोसिएट कर रहा है तो ये भी एसीटेट आयन जनरेट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, सिंस हमें पता है सॉल्ट क्या है, 100% टूट रहा है, तो जो ये कॉमन आयन मिल रहा है इसका मेजर सोर्स कौन है, मेजर सोर्स इज सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारा मेजर सोर्स है, तो जो C2 का वैल्यू होगा वो C1 अल्फा से बहुत ही ज्यादा होगा, बिकॉज एसिटिक एसिड का पहले से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। नॉर्मली जो हम लोग लैब में सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% से कम आता है, 10% से भी कम आता है ना। अब कॉमन आयन इफेक्ट के कारण उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी कम हो चुका है। तो नाउ वी कैन एज्यूम सेफली कि C2 का वैल्यू C1 अल्फा से बहुत ही ज्यादा है। तो एट द एंड जब हम लोग कैलकुलेशन करने जाएंगे तो C2 प्लस C1 अल्फा को अप्रोक्सीमेटली C2 लिख लेंगे। सिंस अब ये जो वीक एसिड आपको दिखाई दे रहा है जिसमें वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लिख रहे हैं C1 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो अगेन यहाँ पे जो डिसोसिएशन हुआ वो बहुत ही कम हुआ, बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी घट चुका है। तो C1 माइनस C1 अल्फा को भी हम लोग अप्रोक्सीमेट करके C1 ही लिखने वाले। ठीक है, तो चला जाए अब कैलकुलेशन वाले पोर्शन में। तो यही वो इक्वेशन लिखा हुआ है जहां पे हमने अप्रोक्सीमेट करके सारी वैल्यू लिख दी है कि भाई ये एसिटिक एसिड का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितना, C1, एसिटेट आयन का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितना, C2, एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना बना हुआ है, C1 अल्फा। ना अब ये आपको यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन का रूल बताया जा रहा है। इसे अगर आप दिमाग में रखोगे तो कैलकुलेशन के दौरान बहुत आसानी होगी आपको। कभी भी अगर आपको a प्लस माइनस बी लिखा हुआ है तो यू कैन राइट इट इज इक्वल टू a। कंडीशन क्या है कि ये जो b का वैल्यू है वो a के 5% से कम होना चाहिए। जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्लास में भी जब लेता रहता हूँ क्लासेस तो भी बताते रहता हूँ। एज्यूम कि मेरे पास 100 रुपीज है और मुझे कोई 5 रुपीज और 4 रुपीज दे करके चला जाता है,
मेरे पास 100 रुपीज़ है, कोई आया मुझे 4 रुपये एक्स्ट्रा दे करके चला गया। अभी मेरे पास कितने हैं? तो मैं अगेन बोलूँगा 100 ही है, मेरे पास 104 नहीं है। आई हैव ओनली 100 ही है मेरे पास। उसका रीज़न ये है कि जो आप दे रहे थे 4 रुपये, दैट इज़ द लेसर वैल्यू देन 5% ऑफ 100। अब 100 का 5% कितना होगा? 5। अब 5 से कम वैल्यू जब भी दोगे तो उसे मैं नेगलेक्ट मार दूंगा। मेरे पास 100 रुपीज से कोई 4 रुपये लेके भाग गया, बचा कितना? 100, बिकॉज जो लेके भागा वो 5% से कम था। तो ये जो कैलकुलेशन का रूल है, इसे अगर आप दिमाग में रखोगे तो स्पेशली एडवांस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एडवांस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज कई बार होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करने के टाइम में अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, तो ये पॉइंट बहुत ही काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वीक एसिड था आपका, इस वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लोग बोलें तो एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पूरा नाम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। अगर आप के का एक्सप्रेशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलूँ मैं, के इक्विलिब्रियम, जिसे यहाँ पे के से इंडिकेट करा जा रहा है, तो के का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोडक्ट के में जो भी स्पीसी बन रहा है उसके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो आपका रिएक्टेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको के का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आपको करना ये है कि जो आपको फाइनल टाइम टी इक्विलिब्रियम टी पे जब आप इक्विलिब्रियम रीच कर गए थे, तो उस टाइम पे जो जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मिला था वो आपको सब्स्टिट्यूट कर देने थे। तो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना? C2। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना? C1 अल्फा। एंड एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना इक्विलिब्रियम आने के बाद? अप्रॉक्सीमेटली इट इज C1। तो वो वैल्यू हमने रख दी। तो ये हमें मिल जाएगा K इज इक्वल्स टू C2 इंटू C1 अल्फा डिवाइडेड बाई C1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? C1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? KA इज इक्वल्स टू C2 अल्फा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। नाउ वी ऑलरेडी नो, अभी पीछे आपको दिखाया मैं कि ये जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन था ये कितना मिल रहा था आपको? C1 अल्फा। तो आपको पीएच कैलकुलेट करना, पीएच का इक्वेशन डिराइव करना था, तो आपको H प्लस लाना पड़ेगा। तो H प्लस हमने लिख लिया, C1 जो ऊपर पड़ा हुआ था वही C1 लिखा हुआ है। अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन से लिख लिया, यहाँ पे इस इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू जो मिल जाएगा दैट इज Ka डिवाइडेड बाई C2। Ka डिवाइडेड बाई C2 का वैल्यू उठा करके हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये फाइनली H प्लस मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में आप क्या करना है? अच्छा, एक और चीज, कई बार क्या होता है बफर के क्वेश्चन में आपसे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाता है, पीएच नहीं पूछा जाता। कई बार आपसे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ जाता है। तो जब वो कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा H प्लस का, ये इक्वेशन आपको बहुत काम आनी है। तो अगर आप इसे याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। हेंडरसन हैसल बैच इक्वेशन के लिए ये जो H प्लस का एक्सप्रेशन मिल रहा था, इसी H प्लस के इक्वेशन में टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया हमने, लॉग H प्लस इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस लॉग ऑफ C1 प्लस C2, एंड देन आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ C1 बाई C2, ये मिल जाएगा ना। माइनस लॉग ऑफ H प्लस ही हमारा क्या होता है? पीएच होता है। माइनस लॉग ऑफ के क्या होता है? पीके होता है। एंड ये जो माइनस लॉग ऑफ C1 बाई C2 लिखा था, इस माइनस को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। जब भी पॉजिटिव लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ C2 बाई C1। अब याद रखो कि जब आप बफर सॉल्यूशन बना रहे थे तो वहां पे C2 किसका कॉन्सेंट्रेशन था? C2 कॉन्सेंट्रेशन था सॉल्ट का, और C1 किसका कॉन्सेंट्रेशन था? एसिड का। तो वही यहाँ पे इस इक्वेशन में लिख दिया गया है कि pH इज इक्वल्स टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हेंडरसन हैसल बैच इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये तो इक्वेशन मिल गया। अब जरा रिकॉल करो, आपने क्या बोला कि हमारा बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर मैं स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करूं तो पीएच सॉल्यूशन का चेंज नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन के पीएच चेंज में रेजिस्ट होना चाहिए। तो होगा भी। इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म को, इसको समझने का कोशिश करने जा रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हमने सॉल्यूशन ले रखा है जिसमें वीक एसिड एंड इसका सॉल्ट ले रखा है, तो इस सॉल्यूशन में अगर मैं स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करूं तो पीएच में चेंज क्यों नहीं होता है? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। बफर का जो एग्जैक्ट एक्शन है, बफर काम कैसे करता है, ये मैकेनिज्म हम लोग देखने जा रहे हैं।
तो फिर से वही डायग्राम में बनाए रखा हूँ कि ये सॉल्यूशन है हमारा बफर सॉल्यूशन, जिसमें एसिटिक एसिड एंड इसका सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन वही एसिटिक एसिड का 7 मोलर, जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर, सॉल्ट 100% टूट जाएगा, एसिटेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन वापस से C2 मोलर मिल जाना है हमको, ठीक है। नाउ एज्यूम कि इस सॉल्यूशन में हम लोग स्मॉल अमाउंट, अच्छा एक और चीज, बफर सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है सपोज 1 लीटर और उसमें ½ kg आपने एसिड ऐड कर दिया बाहर से और फिर बोले सर ये तो पीएच चेंज हो गया। अरे भाई, जो बफर सॉल्यूशन है दैट रेजिस्ट इन चेंज इन पीएच ऑफ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ऐसा मत कर देना कि आप भरते जा रहे हो फिर बोल रहे हो सर ये तो बफर है, इसको पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं यही बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करने जा रहा हूँ। लेट अस से वो बेस हमारा क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखो अब अगर आप नोटिस करो कि ये जो हमारा सॉल्यूशन था, बफर सॉल्यूशन था, तो इसमें 2 कंपोनेंट है मेरे। एक तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन काफी कम हुआ होगा। काफी कम क्यों होगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा होगा। और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस का भी अमाउंट, देखो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम हुआ तो सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा। सिमिलरली ये जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस का सोर्स कौन है, सॉल्ट है, जो क्या हो रहा है 100% टूट रहा है। तो एक चीज तो मैं बहुत आराम से बोल सकता हूं कि इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस दोनों का अमाउंट सफिशिएंटली लार्ज है। इस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, एसिटिक एसिड का और उसके कॉन्जुगेट बेस का। अब एसिटिक एसिड खुद कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसा, और उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बिहेव कर रहा है, बेस के जैसा। अगर आपने स्मॉल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करा तो वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, वो उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। देखो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन में OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो पीएच क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। दैट इज आर एक्सपेक्टेशन, वो हमारा एक्सपेक्टेशन था। बट हुआ क्या, आपने एसिटिक एसिड ऐड तो कर, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड तो करा कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन में पहले से सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट में एसिड था उसे रिएक्ट कर गया। OH माइनस फ्री OH माइनस सॉल्यूशन में जनरेट ही नहीं हो पाए। अगर जनरेट ही नहीं हो पाए तो पीएच में चेंज कैसे होगा। तो इसी को हम लोग इक्वेशन में लिखने जा रहे हैं कि अब हुआ क्या, ये जो एसिटिक एसिड था आपका, ये एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर गया। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड कितना है, C1 मोलर, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने कितना ऐड करा, C मोलर, और सॉल्यूशन में ऑलरेडी एसिटेटाइन कितना है, C2 मोलर। ये हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 का सिचुएशन था। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद पता चला सिंस हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड स्मॉल अमाउंट में ऐड करा हुआ है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। एसिटिक एसिड जो बच जाएगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन दैट इज C1 माइनस C, एंड सॉल्ट पहले से C2 था, अब और बन जाएगा, अब कितना बन जाएगा, C2 प्लस C बन जाएगा। इतना बात क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब जब आप बोल रहे होते हो कि हमने स्मॉल अमाउंट में ऐड करा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि C1 माइनस C को वापस से मैं अप्रोक्सीमेट करके C1 लिख दूंगा, एंड सॉल्ट को वापस से C2 प्लस C को अप्रोक्सीमेट करके मैं C2 लिख दूंगा। अब देखो, अब हैंडरसन हैसल बैच के अकॉर्डिंग जो आप पीएच कैलकुलेट कर रहे हो, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो अब NaOH ऐड करने के बाद भी इस सॉल्यूशन में अप्रोक्सीमेटली एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रह गया, चेंज नहीं हुआ। तो आप हैंडरसन हैसल बैच इक्वेशन अगर लगाओगे वापस से तो कोई चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, तो पीएच में चेंज फील नहीं होगा। ये तो सिचुएशन तब था जब आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे थे। नाउ इमेजिन द सीन, आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे होते, एसिड ऐड करते तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और पीएच कम हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज
कि जैसे ही आप एसिड ऐड करोगे तो एसिड इस बार ही क्या करेगा, सॉल्यूशन में जो सफिशिएंटली लार्ज बेस है, कौन, कॉन्जुगेट बेस, उससे रिएक्ट कर जाएगा। फिर से सॉल्यूशन में फ्री H प्लस जनरेट नहीं हो पाएंगे। अब फ्री H प्लस अगर जनरेट नहीं हुए तो सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। दिस इज हाउ बफर सॉल्यूशन एक्ट्स। ये एक्चुअली मैकेनिज्म हो रहा होता है सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं हो रहा होता। तो यही आपको कंक्लूजन दिया गया है कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, C1 minus C is approximately C1, C2 plus C is C2, अगेन द सॉल्यूशन का पीएच इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो चेंज नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट, ये तो तब था जब हम स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे थे। लेकिन कई बार होता है एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एक बफर सॉल्यूशन दिया प्रॉपर, फिर बोला कि उसमें हमने कंसिडरेबल अमाउंट, देखो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जैसे आपको बफर सॉल्यूशन दे दिया, बफर सॉल्यूशन के बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया कि सपोज वी आर हैविंग एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, कुछ बता देगा, फिर बोलेगा व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कभी भी स्मॉल अमाउंट एडेड अगर बोल रहा है तो आप क्या करोगे, पीएच चेंज नहीं बताओगे, जो पीएच पहले था वही पीएच बाद में भी बताओगे। ठीक है। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या आता है कि आपको बोलेगा कि आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है, फिर बोलेगा कि हमने कुछ 50 ml 2 मोलर NaOH ऐड कर दिया। जब भी आपको एडेड एसिड या बेस का अमाउंट दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर आपसे अगर पीएच पूछा जा रहा है, फिर बेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब वहां पे आप नेग्लेक्ट नहीं करने वाले हो। तो फिर करेंगे कैसे, सपोज यही जो पिछला वाला केस था उसमें आपने सीमोलर ऐड करा NaOH का, और वो सीमोलर ऐड करने के बाद द सीन इज कि वो एडेड अमाउंट इज नॉट नेग्लेजिबल, वो नेग्लेजिबल नहीं है मेरा। तो जो वीक एसिड बच जाएगा, वीक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारा वो कितना होगा, C1 प्लस C हो जाएगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। और जो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, सिंस सॉल्ट क्या हो रहा है, जेनरेट हो रहा है, तो कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, C2 प्लस C हो जाएगा। तो अब हम लोग हैंडरसन हैसलबैच इक्वेशन सीधा सीधा इस्तेमाल कर लेंगे। वहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे, C2 नहीं, दैट इज C2 प्लस C। और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे, C1 नहीं, दैट इज व्हाट, C1 माइनस C। तो ये अब इक्वेशन यूज करके हम लोग जो चेंज्ड पीएच होगा सॉल्यूशन का वो हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। अब इमेजिन ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, इसको, अच्छा एक और चीज, इस फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। अब बस अपने दिमाग में रखना कि भाई मेरे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन है और मैंने बेस ऐड करा, बेस ऐड करोगे एसिड कम हो जाएगा, सॉल्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन है और आपने एसिड ऐड करा, एसिड ऐड करोगे ना तो सॉल्ट कम हो जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको चाहिए तो इक्वेशन लिख करके दिखा देता हूं कैसे। सपोज यहां पे बोला हुआ है कि सिमिलरली अगर हम लोग सी मोलर एसिड ऐड कर देते हैं, तो चलो सी मोलर एसिड ऐड कर देता हूं मैं। मेरे पास लेटर से HCl ऐड कर दिया हमने सी मोलर, और ये HCl अब किससे रिएक्ट करने वाला है, बेस से। सॉल्यूशन में बेस कौन है, कॉन्जुगेट बेस, वो कौन था, एसिटेटाइन। तो ये जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या जनरेट करेगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, और क्या जनरेट करेगा, एसिटिक एसिड एंड Cl माइनस जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड का HCl का कॉन्सेंट्रेशन आप कितना ऐड कर रहे हो, C मोलर ऐड कर रहे हो, एंड एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन पहले से सोल्यूशन में C2 है, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C1 था। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सिंस आप HCl डेफिनेटली कंसिडरेबल अमाउंट है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत लार्ज अमाउंट है, तो HCl कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जो सॉल्ट बचेगा उस वो कितना बचेगा, C2 माइनस C बचेगा, एंड जो एसिड बनेगा वो कितना बन जाएगा, C1 प्लस C। तो मैं यही चीज आपको समझा रहा था कि जब भी आप एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड करोगे तो वीक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा और कॉन्जुगेट बेस का अमाउंट कम हो जाएगा। तो बस आप चीज़ों को अपने दिमाग में क्लियरिटी रखो, फॉर्मूला रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया यहाँ पे,
सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना है जब आपको एडेड एसिड और बेस का अमाउंट दे रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म है बफर को लेकर के एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी पे वैसे तो अभी तक न्यूमेरिकल आई गेस नहीं आया हुआ है, बट ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़े आराम से पूछे गए हैं। तो बफर कैपेसिटी जो डिफाइंड है वो ये डिफाइंड है कि आप क्या करो, आपके पास बफर सॉल्यूशन है, इस बफर सॉल्यूशन में बाहर से एसिड या बेस ऐड करो, तब तक ऐड करो जब तक बफर सॉल्यूशन का जो पीएच था वो यूनिट के अमाउंट से चेंज नहीं हो जाता। तो डेफिनेशन यही बोला गया है कि इट इज द मेजर हाउ pH is changes on addition of a small amount of acid or base। तो ये फॉर्मूला है आपका, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड। आपने जितना भी मोल ऐड करा, और ये चेंज इन पीएच का मतलब है कि ऐड करने से पहले का पीएच और ऐड करने के बाद का पीएच, उन दोनों पीएच का जो चेंज आएगा वो लिखना है आपको। ठीक है, सपोज ऐड करने से पहले का पीएच आपको पीएच लिखा जा रहा है, और ऐड करने के बाद का पीएच मैं लिख रहा हूँ पीएच डैश। तो ये आपका मिल जाएगा चेंज इन पीएच। तो ये आप अगर डिवीजन कर देते हो तो आपको बफर कैपेसिटी मिल जाएगा। बफर कैपेसिटी पे क्वेश्चन कैसा बन जाता है, आपको आपको पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में आपको इजीली पूछा जा सकता है, कैसा कि मोर इज द बफर कैपेसिटी, बेटर इज द बफर सॉल्यूशन, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। बफर कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा बफर सॉल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। द रीजन इज कि अगर देखो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसमें आपने अगर बफर कैपेसिटी का वैल्यू बढ़ाया तो बफर कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा कि नंबर ऑफ मोल आपने ज्यादा ऐड करा। तो अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऐड करा हुआ है टू चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जितना ज्यादा आप ऐड करोगे मतलब सॉल्यूशन ने पीएच में चेंज उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करा हुआ, उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करा हुआ, तो वो बफर क्या होगा, अच्छा बफर है। बिकॉज बफर का काम ही क्या है, पीएच में चेंज को रेजिस्ट करना। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोर इज द बफर कैपेसिटी, बेटर इज द बफर सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी आई गेस क्लियर होगा सभी को। अब देखो, आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा हुआ है कि कौन सा सॉल्यूशन मेरे लिए बेस्ड बफर का काम करेगा। देखो बेस्ड बफर तभी होगा जब भी जो वीक एसिड है और उसके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर आप हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन इस्तेमाल करो, सपोज ये जो कंडीशन लिखा हुआ है बेस्ड बफर का, इसमें अगर आप हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन इस्तेमाल करो तो इक्वेशन क्या था, पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आप ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कर देते हो तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो पीएच मिलेगा सॉल्यूशन का वो क्या मिल जाएगा, पीके मिल जाएगा। देखो कोई भी बफर सॉल्यूशन बेस्ट एक्शन तभी शो करेगा जब भी उस बफर सॉल्यूशन का पीएच पीके के बराबर हो जाए, और वो तभी होगा जब भी वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, अभी हम एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्जुगेट बेस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाए, ये तभी होने वाला है। क्लियर है ये बात? अच्छा नेक्स्ट, अब कई बार दिमाग में आता है कि ये कंडीशन आया कहां से, मुझे कैसे पता चलेगा ये कैसे आया। देखो वैसे तो डेरिवेशन नहीं चाहिए हम लोगों को, बट स्टिल अगर किसी को चाहिए तो एक काम करना कि ये हमारा जो बफर सॉल्यूशन का इक्वेशन लिख रहा था, हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं, ये तब लिख रहा हूं जब भी हमने सी मोलर NaOH एसिडिक बफर में ऐड कर दिया है। अगर आपने सी मोलर ऐड करा हुआ है एसिडिक बफर में तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पीएच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मैं क्या लिख रहा हूं, C2 प्लस सी बढ़ गया, एंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मैं क्या लिखूंगा, C1 माइनस सी।
आपको वो कंडीशन चाहिए तो आप एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू सी। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डी ऑफ पी एच डिवाइडेड बाई डी सी। आप जब ये डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करोगे तो इसको इक्वल टू जीरो कर देना, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद डबल डिफरेंशिएशन करना, डी टू पी एच डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर सी। आप डबल डिफरेंशिएशन करना, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उस क्रिटिकल पॉइंट्स को वापस से सब्स्टिट्यूट करना। तो आप वहां पे मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन लगा करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें पीएच में चेंज मिनिमम कब होगा। आपको वो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है जिसमें पीएच में चेंज क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। वो कंडीशन आपको तभी मिलेगा, आप सॉल्व करके देख लेना। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आगे जा नहीं रहा। आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा जो मिनिमम चेंज इन पीएच का कंडीशन मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब C1 इक्वल टू C2 हो जाए। C1 C2 क्या था, एसिड, वीक एसिड और उसके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन था। तो जब वो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो मिनिमम चेंज इन पीएच का कंडीशन मिल जाएगा। तो दैट मिनिमम चेंज इन पीएच मतलब क्या, वो बफर क्या हो गया, हमारा बेस्ड बफर हो गया। ठीक है, तो खैर इतना डेरिवेशन हमको नहीं चाहिए। अगर आप सीधा सीधा याद रखते हो कि बेस्ड बफर कभी होगा जब एसिड और उसके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, वो केस में बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, पीके के बराबर आएगा ना। नेक्स्ट, अब जो लैब में हम लोग बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा बेस्ड बफर नहीं होता मेरे पास। लैब में जो बफर इस्तेमाल करा जाता है वो कुछ बेटर बफर एक्शन के लिए एक कंडीशन आपको दिया गया है, और ये प्रैक्टिकल डेटा है। ये डेटा आपको याद रखना है। बेटर बफर एक्शन आपको तभी ऑब्जर्व होगा जब इस सॉल्ट और एसिड के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1/10 एंड 10 के बीच में लाई कर रहा है। और ऐसे केस में अगर आप पीएच का रेंज पूछ लिया जाए कि फॉर बेटर बफर एक्शन व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो आप वापस से वही कर लेना, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने 1/10 रख दिया, मिनिमम वैल्यू 1/10 रख दिया, तो 1/10 लॉग 1/10 इज -1, तो वहां से पीएच क्या मिल जाएगा आपको, पीएच मिल जाएगा पीके प्लस 1, सॉरी -1। अगर आपने 1/10 की जगह पे 10 रख दिया तो आपको पीएच, मैक्सिमम पीएच क्या मिल जाएगा, पीके प्लस 1। तो ध्यान रखना कि जो बेटर बफर एक्शन के केस में जो पीएच का रेंज आपको मिलता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पीके -1 एंड मैक्सिमम इट्स वैल्यू इज पीके प्लस 1, ये इसके बीच में लाई करेगा। तो कई बार आपको डायरेक्ट कंडीशन पूछ लिया जाता है, तो आप कंडीशन ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था आपका एसिडिक बफर के बारे में। एसिडिक बफर के बारे में इससे ज्यादा नहीं है आपके पास। और नेक्स्ट इज बेसिक बफर। देखो बेसिक बफर को मैं अलग से डील नहीं कर रहा, डिटेल में, जितना डिटेल में हम लोग एसिडिक बफर को देखें उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। द रीजन इज, आप डेफिनेशन पहले देखो, डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, इट कंटेन वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एसिडिक बफर का डेफिनेशन बोला था, वहां पे वीक एसिड था और वीक एसिड का सॉल्ट लिया हुआ था। यहाँ पे वीक बेस लेना है और फिर वीक बेस का सॉल्ट लेना है। एग्जाम्पल, अगर आप वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो इसका सॉल्ट क्या लेना है हमको, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, अमोनियम क्लोराइड इज द सॉल्ट व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इज व्हाट, HCl। तो आप ये पहले तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको कि बेसिक बफर कब बोलना है। आपको बेसिक बफर तब बोलना है जब इस सॉल्यूशन में वीक बेस होना चाहिए और इसका सॉल्ट भी होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो जैसे ये हमने वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ था, वैसे ही यहाँ पे बेसिक बफर में भी कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लिया, C1 मोलर, एंड अमोनियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लिया, C2 मोलर। अब एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोगों ने पीछे डेरिवेशन करा हुआ है, एग्जैक्टली सेम वे में यहां भी डेरिवेशन करेंगे। एंड डेरिवेशन करने के बाद यहां पे भी हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन बनेगा हमारा,
और इस बारी जो हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन बनेगा दैट इज POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, वहां पे एसिड हुआ करता था, यहाँ पे बेस है, वहां पे pH हुआ करता था, यहाँ पे POH है। ठीक है, अब बफर एक्शन अगर इसका समझना है तो ये भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप बेसिक बफर की जब बात करोगे तो बेसिक बफर में सॉल्यूशन में कौन कौन लोग हैं, तो जो सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट में है वो तो एक तो है वीक बेस जो कि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण डिसोसिएट नहीं करा, और दूसरा है उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस। अब ये जो आया हुआ है NH4 प्लस, ये कहां से आया हुआ है, सॉल्ट से आया हुआ है, तो सॉल्ट से आया हुआ है, सॉल्ट 100% डिसोसिएट हो रहा था, तो सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा अमाउंट कौन है, ये एक तो वीक बेस है मेरे पास, वीक बेस, और दूसरा सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड का है। तो ये NH4 प्लस इज गोइंग टू एक्ट एज एसिड एंड NH4OH इज गोइंग टू एक्ट एज बेस। अब बफर एक्शन कैसे समझोगे, सपोज इस सॉल्यूशन में हमने स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, तो HCl क्या करेगा, सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ बेस से रिएक्ट कर जाएगा। आपका एक्सपेक्टेशन था HCl ऐड करा, सॉल्यूशन में H प्लस बढ़ जाएगा, pH घट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने H प्लस ऐड करा, वो NH4OH से रिएक्ट कर गया। सिंस यू आर एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, तो NH4OH का बहुत ज्यादा अमाउंट अफेक्ट नहीं हुआ, तो NH4OH रिएक्ट भी कर गया HCl के साथ, उसका अमाउंट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन का pH ऑलमोस्ट सेम रह गया। तो दिस इज हाउ अगेन आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेसिक बफर एक्ट कैसे करता है, जैसे आपने एसिडिक बफर में देखा हुआ है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ एसिड और बेस, जैसा आपने एसिडिक बफर में देखा कि आपको अगर कंसिडरेबल अमाउंट ऐड कर दिया जाए, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऐड करने से pH में चेंज कैसे आएगा। पिछली बार pH में चेंज लिख रहे थे भाई, इस बार POH में चेंज लिखेंगे। अब आप खुद सोचो कि अगर आपके पास बेसिक बफर है और बेसिक बफर में आपने एसिड ऐड कर दिया, एसिड ऐड करोगे तो सॉल्ट बढ़ जाएगा, बेस कम हो जाएगा, तो सॉल्ट में +C कर देना और बेस में -C कर देना, तो वही हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन बन जाएगा, POH को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको बिल्कुल पैरेलल जाना है जैसे एसिडिक बफर किया हुआ है, तो कुछ नया नहीं आने वाला। अब जो कंडीशन ऑफ बेटर बफर फॉर लैब है एंड बेस्ड बफर कंडीशन है, सब कुछ सेम है, नथिंग न्यू। बेसिक बफर बेस्ड बफर एक्शन कब शो करेगा, जब भी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बेस के बराबर हो जाए। लैब कंडीशन क्या मिलेगा, POH का रेंज PKB -1 से स्टार्ट करके PKB +1 तक जाना चाहिए। ठीक है, बफर कैपेसिटी का डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय, वहां लिख देंगे हम लोग चेंज इन POH और pH। ठीक है, तो यहां पे भी वो स्टेटमेंट वैलिड है कि मोर इज द बफर कैपेसिटी, बेटर इज द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन जो कि एग्जैक्टली पैरेलल जा रहा था एसिडिक बफर के। नेक्स्ट इज मिक्स्ड बफर। देखो, मिक्स्ड बफर को मैं कंप्लीटली डिराइव नहीं करूंगा, बट थियोरेटिकली आपको इतना जरूर बता देता हूं कि ये एग्जैक्टली सीन क्या होता है। मिक्स्ड बफर में आपको एक ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया जाएगा, ऐसे सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाएगा दैट इज फॉर्म्ड बाय द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस ले आओ, उसको टाइट्रेट कराओ, जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लो, उसी सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड बफर। अब ये बफर के जैसा काम कैसे करता है, लेट अस, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट अगर आप ले आते हो तो अमोनियम एसीटेट बना कैसे होगा, इट विल बी फॉर्म्ड बाय द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एसिटिक एसिड एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों को टाइट्रेट करा रहे हो तो आपको ये सॉल्ट बन रहा है। आपको डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है कि आपको इस सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है। मान लो आपने C मोलर ले लिया इस सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो ये सॉल्ट क्या होगा, 100% टूट जाएगा। किस में टूटेगा, ये टूटेगा एसीटेट आयन में एंड अमोनियम आयन में। जब ये टूट जाएगा तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। एसीटेट आयन भी C मोलर एंड अमोनियम आयन भी कितना हो गया, C मोलर। अब देखो ये इसका बफर एक्शन कैसे काम करता है। ये जो आपको एसीटेट आयन लिखा जा रहा है, ये एसीटेट आयन कैसा काम करेगा, बेस के जैसा काम करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा।
और ये जो NH4 प्लस लिखा जा रहा है ये कैसा काम करेगा, ये एसिड के जैसा काम करेगा। तो फिर से आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिस सॉल्यूशन में सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट में एसिड एंड बेस पड़े हुए हैं। इसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर देते हो तो स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करने से क्या होगा, वो एसिड बेस इन दोनों में से किसी एक से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इन दोनों का अमाउंट कंसिडरेबली चेंज नहीं होगा एंड पीएच मेंटेन रह जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ मिक्स्ड बफर, जहां पे आप वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन बना करके रख लेते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान में रख लेना, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, बोला जाता है कि अगर आप बफर सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कर दो, बफर सॉल्यूशन में पानी डाल दो, तो ऑन डाइल्यूशन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डू नॉट गेट चेंज, नहीं चेंज होता है। अब वो क्यों नहीं चेंज होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। सपोज आपको जो एसिडिक बफर था, एसिडिक बफर का फॉर्मूला जो आपको मिल रहा था दैट वाज पीएच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा एक बात बताओ मुझे कि पानी डालने से, डाइल्यूशन करने से एसिड या फिर सॉल्ट किसी का भी नंबर ऑफ मोल चेंज होगा क्या? तो ध्यान रखना, अगर आप स्मॉल अमाउंट में या फिर डाइल्यूशन आप कर भी रहे हो तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, सॉल्ट या एसिड का नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा। और ये जो फॉर्मूला आप लिखे हो हेंडरसन हैसेलबैच, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। द रीजन इज कि सॉल्ट और एसिड दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, एंड में जो फॉर्मूला मिलेगा उसमें नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड। और पानी ऐड करने से, वाटर ऐड करने से सॉल्ट या एसिड का नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा। अगर वो नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हुआ तो पीएच भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कब तक, अब ऐसा मत बोल देना भाई। एक और चीज, ऐसा ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है कि एक ड्रॉप बफर लिया और एक ड्रम वाटर में घोल दिया, बोला सर देखो ये तो पीएच चेंज नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट चेंज हो जाएगा सब कुछ। द रीजन इज कि जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो जो वीक एसिड आप बोल रहे थे जिसके ऊपर कॉमन एन इफेक्ट आ रहा था वो टूट जाएगा। इन्फाइनेटली डाइल्यूशन, अब एक ड्रॉप एक ड्रम वाटर, मतलब ये तो इन्फाइनेटली डाइल्यूशन ही है, तो इसमें क्या होगा, वो वीक एसिड टूट जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा। तो इतना ज्यादा डाइल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। बट नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑन डाइल्यूशन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन गेट्स चेंज, ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे अपन। नेक्स्ट, तो ये था हमारा कुछ बफर सॉल्यूशन जिसमें आपको एसिडिक बफर, बेसिक बफर, मिक्स्ड बफर सब कुछ बता दिया गया, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन बता दिया गया, सब कुछ डिराइव करके दिखा दिया गया, कॉमन एन इफेक्ट भी उसमें यूज हो रहा था वो भी बता दिया गया। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा समझना। जैसे एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं। एक तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन वुड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। कई बार होता है क्वेश्चन आता है, बोलता है एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, व्हाट इज द पीएच, हमको पता ही नहीं चलता कि वो क्वेश्चन किसका है। एसिड से पीएच कैलकुलेट करूं, बेस से करूं, हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला लगाऊं या बफर का फॉर्मूला लगाऊं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन लिया गया है कि एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर सको कि जब एसिड बेस को रिएक्ट कराया जाता है तो वहां पे आप पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो ए पार्ट है, ए पार्ट का जो लिया गया है रेशियो एसिटिक एसिड एंड अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जो रेशियो लिया है ये 1:1 लिया हुआ है। नाउ एसिटिक एसिड इज मोनोप्रोटोइक एसिड एंड NaOH कैन रिलीज ऑल्सो, मोनोबेसिक है ये, एक OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल OH माइनस प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम 1 मोल ऑफ NaOH। तो अगर आप इनका 1:1 का रेशियो लेते हो और टाइट्रेशन कराते हो तो टाइट्रेशन में क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा।
एंड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद जब आप रिएक्शन लिख रहे होगे यहाँ पे एसिटिक एसिड एंड NaOH, इनका जब आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो तो जो बनेगा वो बनेगा सोडियम एसीटेट बन रहा होगा एंड वाटर बन रहा होगा। सिंस वी नो वन थिंग कि इसका वन मोल अगर ले रहे हो तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो 1 मोल सॉल्ट बन जाएगा। देखो ये बफर नहीं है, दिस इज नॉट द केस ऑफ बफर। ठीक है, ये बफर तब बोलता मैं जब सॉल्यूशन में वीक एसिड रह जाता। आपको सॉल्यूशन डेफिनेशन में क्या बोला गया, वीक एसिड और इसका सॉल्ट लेना है। तो यहाँ पे वीक एसिड बचा नहीं हुआ है, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। तो दिस इज नॉट द केस ऑफ बफर। एक्चुअली आप अगर जानोगे तो ये केस किसका था एग्जैक्टली, ये केस था हाइड्रोलाइसिस का, दैट इज द केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब अगर आप 1:2 रेशियो लेते हो, सपोज आपने क्या ले लिया, 1:2 रेशियो ले लिया, तो आपको एसिड का क्या लेना है, 1 मोल लेना है, और बेस का क्या लेना है, 2 मोल लेना है। तो चलो मैं ले लेता हूं यहाँ पे एसिड का 1 मोल ले लिया और बेस का 2 मोल ले लिया। तो एसिड का नंबर ऑफ मोल कम है, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ बेस बच जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, बेस 1 मोल बच गया और सॉल्ट कितना बन गया, 1 बन गया। देखो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस ऑफ बफर, ये भी बफर नहीं हो सकता क्योंकि सॉल्यूशन में कौन है, सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कभी बफर नहीं बनता। ठीक है, दिस इज नॉट द केस ऑफ बफर। यहाँ पे अगर आपको पीएच या पीओएच पूछा जाए तो सीधा सीधा आप स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर के सॉल्व कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बफर का केस नहीं था, हाइड्रोलाइसिस का केस था। सेकंड सिंपल बेस का केस था, उसमें ना तो हाइड्रोलाइसिस था ना बफर था। थर्ड वाला केस है, अगर आप 2:1 रेशियो ले लेते हो तो क्या होगा, चलो ले लेते हैं 2:1 रेशियो ले लेते हैं। एसिटिक एसिड का 2 मोल ले लिया और NaOH का 1 मोल ले लिया। सिंस एसिटिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है तो एसिटिक एसिड बच जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, एंड बेस का अमाउंट कम था तो 1 - 1 इट इज 0, और सॉल्ट बन जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो वीक एसिड और उसका सॉल्ट दोनों ही प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। नाउ दिस इज द बफर, ये बफर का केस है। यहाँ पे आप हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन यूज करोगे। और एक चीज, हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन में जो सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करोगे, वो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करोगे, वो ये कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करोगे जो टाइट्रेशन के बाद एंड में बचा हुआ है, वो वाला कॉन्सेंट्रेशन आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ए पार्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर आप बी पार्ट को देखो तो बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि आप अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया ले लो। देखो एक चीज, अमोनियम क्लोराइड क्या है, इट इज द सॉल्ट ऑफ अमोनिया विद HCl। अमोनिया को अगर आप HCl से रिएक्ट कराओगे ना, अगर आप अमोनिया को HCl के साथ रिएक्ट करा दो तो भी आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो अमोनिया खुद क्या है, अमोनिया इज वीक बेस, एंड HCl क्या है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जो सॉल्ट लिख रहे हो दैट इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप जब 1:1 का रेशियो लोगे, 1:1 का रेशियो लोगे तो पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं होना। ठीक है, तो रिएक्शन तो जब होना नहीं है और आप अमाउंट कुछ भी ले लो, 1:1 लो, 1:2 लो, 2:1 लो, क्या फर्क पड़ता है, सॉल्यूशन में तो दोनों ही रहेगा। अब सॉल्यूशन में अगर दोनों है तो अमोनिया खुद क्या है, वीक बेस है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनके कॉम्बिनेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट एज बफर, वो हमेशा ही बफर के जैसा काम करेगा। तो बी पार्ट में जो भी आपको दिया गया था 1 2 3 सबके सब बफर है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ 0.12 मोलर फॉस्फोरिक एसिड एंड 20 मोलर 0.15 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको फॉस्फोरिक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यूज दे रखी है, आपको इसका पीएच बताना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज, जब आपको क्वेश्चन में फॉस्फोरिक एसिड दिया तो फॉस्फोरिक एसिड का जो वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल गिव यू द मिलीमोल।
ठीक है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ml में यूज कर रहे हो तो मिलीमोल, अगर वॉल्यूम लीटर में इस्तेमाल कर रहे हो तो मोल। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, 50 ml था, और मोलैरिटी कितना था, 0.12 था। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा, 6 मिली मोल मिल जाएगा। 6 मिली मोल किसका मिल गया आपको, फॉस्फोरिक एसिड का मिल गया। नेक्स्ट, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सेम चीज कैलकुलेट करो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मिली मोल है, तो इट इज 20 ml वॉल्यूम एंड 0.15 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना मिल जाएगा, 3 मिली मोल मिल जाएगा। अब जरा देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका मिलीमोल क्या है, उसका अमाउंट क्या है, कम है। जो एसिड है उसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो एंड में क्या होगा, वीक एसिड। अच्छा, एक और चीज़, फॉस्फोरिक एसिड इज वीक एसिड, ठीक है, इतना दिमाग में रखना, उधर के वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं इसका। S3PO4 इज गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए कि मैं यहाँ पे के कौन सा इस्तेमाल करूँगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप वैल्यूज ऑब्जर्व करो जरा। जो के का वैल्यू, Ka1 का वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 7.3 इंटू 10, 7.5 इंटू 10⁻³ एंड जो K2 का वैल्यू है दैट इज 6.2 इंटू 10⁻8। Ka1 का वैल्यू Ka2 से बहुत ही ज्यादा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिलियन टाइम्स। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जब तक फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कंप्लीट नहीं होगा, तब तक सेकंड डिसोसिएशन नहीं होगा। कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज इसमें डिफरेंस कितना दिख रहा था, मिलियन टाइम्स दिख रहा था। तो मैं वही करने जा रहा हूँ कि अब मुझे पता है कि इसमें डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं केवल फर्स्ट हाइड्रोजन रिमूव कराऊंगा, फॉस्फोरिक एसिड का सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव नहीं कराऊंगा। तो जब मैं टाइट्रेशन करा रहा हूँ S3PO4 विद NaOH, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखूंगा दैट इज NaH2PO4, मतलब केवल एक हाइड्रोजन मैंने हटाया हुआ है, एंड देन H2O बन जाएगा, वाटर तो बन ही रहा होगा। अब आपने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एसिड है उसका 6 मिलीमोल है, जो बेस है उसका 3 मिलीमोल है। तो बेस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, एसिड बच जाएगा 6 - 3 दैट इज 3, एंड यहाँ पे जो बचेगा सॉल्ट बनेगा दैट इज ऑल्सो 3। अब यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करना था, तो पीएच क्या कैलकुलेट करोगे, पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस पीके, यहाँ पे ए कौन सा, pKa1, बिकॉज फर्स्ट वाला ही डिसोसिएशन कराया, उसके आगे गया नहीं, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगेन 3 एंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 3, तो ये कैंसिल होकर के 1 मिल जाएगा, log 1 का वैल्यू इज 0। तो जो pKa1 होगा वही इसका आंसर होगा, एंड इसका आंसर इज 2.12। ठीक है, तो आपको ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है बफर से रिलेटेड चीजें। एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले, सपोज कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में मेरे पास केवल एसिटिक एसिड है, ओनली एसिटिक एसिड, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है, और बोले कि एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन विल एक्ट एज बफर, ट्रू और फॉल्स। देखो, ये ट्रू है, केवल वीक एसिड का सॉल्यूशन और केवल वीक बेस का सॉल्यूशन इज गोइंग टू एक्ट एज बफर। वो बफर के जैसा काम करेगा बेटा। काम क्यों करेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब आप वीक एसिड का डिसोसिएशन लिखते हो, के वाली जब इक्वेशन लिखोगे, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जनरेट अगर हो गया एक ही सॉल्यूशन में, अगर दोनों प्रेजेंट हो गया, वीक एसिड भी जनरेट हो गया और इसका कॉन्जुगेट बेस भी जनरेट हो गया, तो बेटा इट इज गोइंग टू एक्ट एज बफर। फिर तो इसको मैं बफर बोलूंगा, बिकॉज डेफिनेशन यही था। तो ये बफर है मेरा, ये ध्यान रखना। द थिंग इज कि ये घटिया बफर है, ये बहुत बेकार सा बफर है, बिकॉज वी नो कि एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो 10% से ज्यादा होगा नहीं। 10% से ज्यादा नहीं होगा तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो ये इनका जो सॉल्ट और एसिड का जो रेशियो होगा वो 1/10 और 10 के रेंज में नहीं आएगा, इसके रेंज से बाहर जाएगा।
जब भी इसके रेंज से बाहर गया रेशियो, डेफिनेटली उसको मैं बफर तो बोलूंगा, बट दैट इज नॉट गुड बफर। वो यूज करने लायक बफर नहीं है, वो बहुत ही घटिया बफर है। ठीक है, तो चलो, बफर खत्म हो गया हम लोगों का। इसके अलावा आपको अगर केमिस्ट्री में, कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको एक एक करके, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है यार, तो मैं सभी, आप जितना इंक्वायरी करोगे मैं सभी टॉपिक का एक एक करके वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन लेते रहो, डॉक्टर इंजीनियर बनते रहो, हमारी दुआएं साथ में है, कुछ अच्छा जरूर होगा। अच्छा, और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस करनी है, लाइव क्लासेस, हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी पढ़ाते हैं, तो जिसको ऑनलाइन लाइव क्लासेस करनी है, मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर लेंगे, 9450660007, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, 7086511412। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको अगर डाउट भी है ना, तो भले ही आप मुझसे नहीं पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर दो या फिर कमेंट में लिख करके दे दो, आई विल क्लियरिफाई ऑल द थिंग्स। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो और कुछ नहीं। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।